तो चैप्टर 7 है क्या, भू आकृतियां तथा उनका विकास। पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले पदार्थों पर अपक्षय की प्रक्रिया के पश्चात भू आकृतिक कारक जैसे प्रवाहित जल, भूमिगत जल, वायु, हिमनद तथा तरंग अपरदन करते हैं। आप यह जानते हैं कि अपरदन धरातलीय स्वरूप को बदल देता है। निक्षेपण प्रक्रिया अपरदन प्रक्रिया का परिणाम है और निक्षेपण से भी धरातलीय स्वरूप में परिवर्तन आता है। चूंकि यह अध्याय भू आकृतियों और उनके विकास से संबंधित है, अतः सबसे पहले यह जानें कि भू आकृतिक क्या है। साधारण शब्दों में छोटे से मध्यम आकार के भूखंड भू आकृति कहलाते हैं। अगर पृथ्वी के छोटे से मध्यम आकार के स्थल खंड को भू आकृति कहते हैं तो भूदृश्य किसे कहते हैं। बहुत से संबंधित भू आकृतियां मिलकर के भूदृश्य बनते हैं। ठीक है, बहुत से मतलब भू आकृति छोटे छोटे मिलकर के वो एक साथ भूदृश्य बनते हैं जो भूतल के विस्तृत भाग हैं। प्रत्येक भू आकृति की अपनी भौतिक आकृतिक आकार और पदार्थ होते हैं जो कुछ भू प्रक्रियाओं एवं उनके कारकों द्वारा निर्मित है। अधिकतर भू आकृतिक प्रक्रियाएं धीमी गति से कार्य करती हैं और इसी कारण उनके आकार बनने में लंबा समय लगता है। प्रत्येक भू आकृति का एक प्रारंभ होता है। भू आकृतियों के एक बार बनने के बाद उनके आकार, आकृति व प्रकृति में बदलाव आता है जो भू आकृतिक प्रक्रियाओं और कार्यकर्ताओं के लगातार धीमे व तेज गति के कारण होता है। जलवायु संबंधित बदलाव और वायु राशियों के ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज संचरण के कारण भू आकृतिक प्रक्रियाओं की गहनता से स्वयं ये प्रक्रियाएं स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं, जिनसे भू आकृतियां रूपांतरित होती हैं। विकास का यहाँ अर्थ भूतल के एक भाग में या एक भू आकृति का दूसरी भू आकृति में या एक भू आकृति के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने की अवस्था से है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक भू आकृति के विकास का एक इतिहास है और समय के साथ उसका परिवर्तन हुआ है। एक स्थल स्वरूप विकास की अवस्थाओं से गुजरता है। कोई भी स्थल स्वरूप विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता ही है, जिसकी तुलना जीवन की अवस्थाओं, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था तथा वृद्धावस्था से की जाती है। भू आकृतियों के विकास के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। क्या हैं? भूतल के लगातार बदलते ऐतिहासिक विकास को समझना अत्यंत आवश्यक है ताकि इसे संतुलित किए बिना भविष्य में इसकी संभावनाओं को कम किए बिना इसका प्रभावशाली रूप से उपयोग किया जा सके। भू आकृति विज्ञान भूतल के इतिहास का पुनर्अध्ययन है। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। भू आकृति विज्ञान जो है भूतल के इतिहास का पुनर्अध्ययन है। इनमें इसके आकार, पदार्थों और प्रक्रियाओं जिनमें यह भूतल निर्मित है का अध्ययन किया जाता है। भूतल पर परिवर्तन अनेक भू आकृति कारकों के द्वारा किए गए अपरदन से होता है। निसंदेह निक्षेपण प्रक्रिया भी बेसिनों, घाटियों और निचले स्थल स्वरूपों को भरकर धरातलीय स्वरूप को परिवर्तित करती हैं। अपरदन के पश्चात निक्षेपण होता है और निक्षेपित जल तल भी फिर से अपरदित होते हैं। प्रवाहित जल, भूमिगत जल, हिमनद, पवने, तरंगे प्रबल अपरदनकारी एवं निक्षेपणकारी कारक हैं, जिनके साथ अपक्षय और बृहद क्षरण भी सहायक होकर के भूतल को आकार देते हैं और बदलते हैं। ये भू आकृतिक कारक लंबे समय तक कार्य करते हुए क्रमबद्ध अथवा सिस्टमेटिक बदलाव लाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्थल स्वरूपों के अनुक्रमिक सीक्वेंशियल विकास होता है और प्रत्येक भू आकृतिक कारक एक विशेष प्रकार का स्थल समुच्चय बनाता है। यही नहीं, प्रत्येक प्रक्रिया व कारक अपने द्वारा बनाए गए स्थल स्वरूपों पर अपनी एक अनोखी छाप छोड़ते हैं। आप जानते हैं कि अधिकतर भू आकृतिक प्रक्रियाएं बहुत धीरे धीरे जिसे महसूस न किया
कार्य करती रहती हैं और उन्हें उनके परिणाम द्वारा ही देखा या मापा जा सकता है। ये परिणाम क्या हैं? ये परिणाम कुछ और नहीं अपितु स्थल स्वरूप और उनकी विशेषताएं हैं, क्योंकि स्थल स्वरूप और उनकी विशेषताओं में परिवर्तन होता है। अतः इन स्थल स्वरूपों का अध्ययन ही हमें इन प्रक्रियाओं और कारकों के विषय में बताएगा जिन्होंने इन्हें निर्मित किया है या कर रहे हैं। अधिकतर भू आकृतिक प्रक्रियाओं का बोध नहीं होता। भू आकृति जब प्रक्रिया बनती रहती है ना, तो उसका जानकारी नहीं होती। ऐसे कुछ प्रक्रियाएं बताइए जो देखी जा सकती हैं तथा कुछ ऐसे जिन्हें देखा नहीं जा सकता है। तो अगर कहीं भूस्खलन हो रहा है तो देखी जा सकती हैं, और माउंट एवरेस्ट का जो बढ़ रहा है और अपरदन हो रहा है वो नहीं देखी जा सकती हैं, दिखती नहीं है कि वो हो रहा है। चूँकि भू आकृतिक कारक अपरदन और निक्षेपण में सक्षम है, अतः अपरदित और निक्षेपित दो प्रकार के स्थल स्वरूपों का निर्माण होता है। प्रत्येक कारक द्वारा कई प्रकार के स्थल स्वरूप विकसित होते हैं जो चट्टानों की संरचना व प्रकार यथा मोड़ जोड़, विभंग, कठोरता, कोमलता, पारगम्यता और अपारगम्यता, भ्रंश, दरार, जोड़ आदि पर निर्भर करते हैं। कुछ अन्य स्वतंत्र नियंत्रक भी होते हैं, जैसे समुद्र तल का स्थायित्व, भूतल का विवर्तनिक स्वरूप, जलवायु, जो स्थल स्वरूपों के विकास को प्रभावित करते हैं। इन तीनों नियंत्रक कारकों में से किसी में व्यवधान आने के कारण भी स्थल रूपों के क्रमबद्ध एवं अनुक्रमिक विकास को बाधित कर सकता है। इस अध्याय में आगे प्रत्येक भू आकृतिक कारक जैसे प्रवाहित जल, भौम जल, हिमनद जल, तरंग और पवने आदि का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है। यह भी प्रस्तुत है कि इन कारकों द्वारा भूतलीय अपरदन कैसे प्रभावित होता। इसके साथ ही कुछ अपरदित व निक्षेपित स्थल स्वरूपों का विकास भी प्रस्तुत किया जाता है। तो सबसे पहले हम अपरदित कारक में से प्रवाहित जल को पढ़ेंगे। देखिए, आर्द्र प्रदेश में जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, प्रवाहित जल सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारक होते हैं, जो धरातल का निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। उसको बराबर काट छांट करते रहते हैं। प्रवाहित जल के दो तत्व होते हैं, एक धरातल पर परत के रूप में फैला हुआ प्रवाह है, दूसरा रैखिक प्रवाह है जो घाटियों में नदियों सरिताओं के रूप में बहता है। फिर से एक बात समझ लीजिएगा, एक है धरातल पर परत के रूप में फैला हुआ प्रवाह, कहीं ना कहीं जो धरातल पर कहीं झील है, कहीं ना कहीं जो हिमनद हैं वो सब परत में फैले हुए हैं, और फिर अंडरग्राउंड वाटर भी इसमें आ जाता है, ठीक है। और उसी के साथ देखिए जो रेखीय प्रवाह है, जो घाटियों में नदियों और सरिताओं का बहता हुआ रूप है। प्रवाहित जल द्वारा निर्मित अधिकतर अपरदित स्थल स्वरूप ढाल प्रवणता के अनुरूप बहती हुई नदियों की आक्रामक युवा अवस्था से संबंधित है। जब युवा अवस्था में होता है नदी ना, तब सबसे अधिक काटता है, और उस समय वो सब नदी जो है सबसे आक्रामक रूप में होती है। कालांतर में तेज ढाल लगातार अपरदन के कारण मंद ढाल में परिवर्तन हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप नदियों का वेग कम हो जाता है, जिससे निक्षेपण आरंभ हो जाता है। तेज ढाल से बहती हुई सरिताएं भी कुछ निक्षेपित भू आकृतियां बनाती हैं, लेकिन ये नदियों के मध्यम और धीमे ढाल पर बने आकारों की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। प्रवाहित जल का ढाल जितना मंद होगा उतना ही अधिक निक्षेपण होगा। जब लगातार अपरदन के कारण नदी तल समतल हो जाए तो अधोमुख कटाव कम हो जाता है और तलों का पार्श्व अपरदन बढ़ जाता है, और इनके फलस्वरूप पहाड़ियाँ और घाटियाँ समतल नदियों में परिवर्तित हो जाती हैं। क्या ऊंचे स्थल स्वरूपों के उच्चावच का संपूर्ण निम्नीकरण संभव है? ध्यान दीजिएगा इस चीज को। स्थलगत प्रवाह परत अपरदन का कारक है। परत प्रवाह धरातल की अनियमितताओं के आधार पर संकीर्ण व विस्तृत मार्गों पर हो सकता है। प्रवाहित जल के घर्षण के कारण बहते हुए जल द्वारा कम या अधिक मात्रा में बहाकर लाए गए तलछटों के कारण छोटी व तंग क्षुद्र सरिताएं बनती हैं। ठीक है, मतलब पतली पतली सरिताएं बनती हैं। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत अवनलिकाओं में विकसित हो जाती हैं। इन अवनलिकाओं
उनमें कालांतर में अधिक गहरी व चौड़ी और लंबाई में विस्तृत होकर एक दूसरे में समाहित होकर घाटियों का जाल बनाती हैं। प्रारंभिक अवस्थाओं में अधोमुखी कटाव अधिक होता है। अधोमुखी मतलब धीरे धीरे गहरी कटाव होता है, जिससे अनियमितताएं जैसे जलप्रपात और सोपानी जलप्रपात आदि लुप्त हो जाते हैं। फिर है मध्यावस्था में सरिता नदी तल में धीमा कटाव करती है और घाटियों में पार्श्व अपरदन अधिक होता है। कालांतर में घाटियों के किनारे की ढाल मंद हो जाती है, इसी प्रकार प्रवाह बेसिन के मध्य विभाजक तब तक निम्न होते जाते हैं जब तक ये पूर्णतः समतल नहीं हो जाते और अंततः एक धीमे उच्चावच का निर्माण होता है, जिसमें यत्र तत्र अवरोधी चट्टानों के अवशेष दिखाई देते हैं, जिन्हें मोनाड नोक कहते हैं। नदी अपरदन के द्वारा बने इस प्रकार के मैदान संप्राय मैदान और पेनिप्लेन कहते हैं। प्रवाहित जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था के स्थल स्वरूप संबंधित विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार है। ठीक है, तो कोई भी स्थल स्वरूप बनता है तो उसमें युवा अवस्था होता है, प्रौढ़ अवस्था होता है, ठीक है, फिर वृद्धावस्था होता है, उसमें घाटियाँ होती हैं, घाटियों के प्रकार होते हैं, वी आकार, यू आकार। तो ये सब हम अब आगे चर्चा करने वाले हैं। तो युवा अवस्था, इस अवस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है। ये नदियाँ उथली वी आकार की घाटी बनाती हैं। ठीक है, वी आकार की मतलब जैसे पतली घाटियाँ बनाती है। देखो, अगर आप देखो, ठीक है, ये देखो होगेनकल धर्मपुरी तमिलनाडु के समीप एक गार्ज का रूप है। ठीक है, ये गार्ज इस तरीके से बनता है और वी आकार की घाटी जो है कुछ वी की तरह बनता है, तो इसीलिए उसको वी आकार की घाटी कहते भी हैं। जिसमें बाढ़ के मैदान लगभग अनुपस्थित या संकरे बाढ़ मैदान प्रमुख नदी के साथ साथ पाए जाते हैं। जल विभाजक अत्यधिक विस्तृत चौड़े व समतल होते हैं, जिनमें दलदल व झीलें होते हैं। इन ऊंचे समतल धरातल पर नदी विसर्प विकसित हो जाते हैं। जहाँ समतल धरातल मिलेगा वहाँ पे नदी विसर्प बनाएगा। विसर्प, देखो हर एक शब्द को यार हमेशा से मैं कह रहा हूँ, शुरू से ही आप लोग कृपया उस पर ध्यान दीजिए। जो फंडामेंटल्स वर्ड्स हैं ना, उसको आपको पता होना चाहिए। अगर वो नहीं समझ में आएगा फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, पिछले कक्षा के एनसीईआरटीज़ में विसर्प को हम लोगों ने समझा था। ठीक है, यहाँ पे हमको लगता है अगर फिर से हम रुक करके समझाएंगे तो फिर समझ आएगा। विसर्प जब भी नदी अपनी गति स्लो करती है, ठीक है, तो वो इस तरीके के आकृति बनाती है और ये समतल मैदान में बनाती है। इसे विसर्प कहते हैं, विसर्प आकृति। ये नदी का विशेष गुण है। लेकिन जहाँ पे ढाल तीव्र होगा, प्रवणता तेज होगी, ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे विसर्प नहीं बनते हैं। तो वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे वी आकार की घाटियाँ बनती हैं। ठीक है, यू आकार की घाटियाँ बनती है, गार्ज बनते हैं। ये विसर्प अंततः ऊंचे धरातलों में गंभीरभूत हो जाते हैं, अर्थात विसर्प की तली में निम्न कटाव होता है और ये गहराई में बढ़ते हैं। जहाँ अनवरत कठोर चट्टानें पाई जाती हैं, वहाँ जलप्रपात व क्षिप्रिकाएँ बन जाती हैं। जहाँ पे अनावृत कठोर, जब कठोर बनेंगी ना, जो जैसे मान लीजिए कि नदी है, सपोज करिए एक नदी बह रही है, ठीक है, और यहाँ से वो हर चीज़ को काटते हुए जा रही है। उसको जाना कहाँ पे है भैया, जहाँ पे बेसिन है, जहाँ पे गहराई है, ठीक है, जहाँ पे गर्त है, खाई है, वहाँ पे पहुँचना है। लेकिन अब यहाँ तक उसको कहीं जहाँ नरम थोड़ा सा चट्टान मिलेगा वो वहाँ पे गहराई बना देगा, ठीक है, लेकिन जहाँ कठोर मिलेगा फिर वहाँ पे वो भर करके आगे ऊपर होकर जाएगा। अब लास्ट में समझ लीजिए कि यहाँ पे कठोर कोई चट्टान बना मिल गया उसको, तो यहाँ से ये इसको काट नहीं पाया ना। वो अगर चाहता तो ये काट करके सीधे ऐसे जाता, ये अगर काट पाता है इस चट्टान को तो ये ऐसे जाता, लेकिन नहीं काट पाया इसको, तो ये इसीलिए फिर ये ऐसे हो करके यहाँ से, और ये पानी धीरे धीरे यहाँ से ऐसे ऐसे गिर जाएगा, तो ये एक जलप्रपात का रूप हो जाएगा। अब इसको जलप्रपात कहेंगे, हम वाटरफॉल कहेंगे। ठीक है, क्षिप्रिकाएँ मतलब होता है कि छोटी छोटी जो नदी की धाराएं हैं वो भी बंट जाती हैं
छोटी छोटी पतले पतले नलिकाओं में, और उसके बाद वो नीचे सीधे गिरती हैं, उसी को क्षिप्रिकाएँ कहती हैं। अब दूसरा है अवस्था, जब आगे बढ़ती है नदी, थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा बीत जाता है वक्त, तो प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करती है। और इस अवस्था में नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है, थोड़ा सा नदी बढ़ता है, तथा सहायक नदी भी इसमें आकर के मिलती है, इसलिए इसका पानी बढ़ जाता है। और नदी घाटियाँ वी आकार की होती हैं, लेकिन गहरी होती हैं। अब घाटियाँ बढ़ जाएंगी, गहराई बढ़ जाएगी। प्रमुख नदी के व्यापक और विस्तृत होने से विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं, जिनमें घाटी के भीतर ही नदी विसर्प बनाती हुई प्रवाहित होती है। अब घाटी के अंदर ही वो विसर्प बना दिया, ठीक है। घाटी के अंदर विसर्प देखो ये इस तरीके का है, ये घाटी के अंदर है, ये देखिए भीतरी बहुत विसर्प लूप है ये, ठीक है। इसकी घाटी के कैनियन जैसे सोपान सदृश पार्श्वीय ढाल दर्शाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो का ये पठार में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। युवा अवस्था में निर्मित समतल, विस्तृत और अंतर नदीय दलदलीय क्षेत्र लुप्त हो जाते हैं और नदी विभाजक अस्पष्ट होते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाता है, और जलप्रपात और क्षिप्रिकाएँ लुप्त हो जाती हैं, क्योंकि एक लंबे समय के बाद जलप्रपात जो बना हुआ था, जो हमने भी चित्र बनाया था, उसको वो भाई कठोर चट्टान भले ही है, लेकिन वो बहुत लंबे समय में काट देगा। क्षिप्रिकाएँ भी उसमें फिर मिल जाएंगी, एक हो जाएंगी, नदियों को एक धारा बन जाती है। अब है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में छोटी सहायक नदियाँ कम हो जाती हैं और ढाल मंद हो जाता है। अब वही चीज़ है, मैं फिर से अगर कहूँ तो जो ढाल अभी ये ऐसे था, ये धीरे धीरे नदी काटते 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 इसको क्या किया, ये ढाल को मंद कर दिया। अब ठीक है, अब यहाँ से इसकी ढाल तेज़ थी ना, ये ढाल मंद कर दिया। अब जब ढाल मंद कर देगा तो एक उसका अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। नदियाँ स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ के मैदान में बहती हुई नदी विसर्प, प्राकृतिक तटबंध, गोखुर झील। गोखुर झील किसे कहते हैं? गोखुर झील नदियों द्वारा बनाया गया एक झील होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जब नदी बहुत ज़्यादा मुड़ती है ऐसे 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 ऐसे, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि नदी अपने मार्ग को फिर कई बार बाढ़ बढ़ाता है तो बदल देता है। तो जैसे यहाँ से अगर उसने मार्ग बदल दिया, ठीक है, वो नदी इधर से ऐसे बदल गया, फिर क्या होगा? फिर भैया ये बनेगा गोखुर झील। ये देखिए आप, इस तरीके की संरचना देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसे ही गोखुर झील कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? गोखुर झील कहा जाएगा। गौ के खुर की तरह दिखता है, इसलिए इसको गोखुर कहते हैं, ठीक है। विभाजक विस्तृत तथा समतल होते हैं, जिसमें झील दलदल पाए जाते हैं। अधिकतर भूदृश्य समुद्र तल के बराबर और थोड़े ऊंचे होते हैं। ज़्यादातर भूदृश्य ऐसे ही होते हैं। वृद्धावस्था की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिएगा, यहाँ पे है अपर्दित जो स्थल स्वरूप हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो उसमें नंबर 1 पे है घाटियाँ। घाटियों का प्रारंभ तंग व छोटी छोटी क्षुद्र सरिताओं से होती है। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत होती हैं। शुरुआत होती है बहुत पतली पतली नलिकाओं से, लेकिन वो फिर धीरे धीरे गहरी होती है, बड़ी हो जाती है। और ये आप देखिए, ये नदियों द्वारा काटा गया एक गार्ज है, मतलब एक घाटी है, ठीक है। कौन सी घाटी है? इसको हम यू टाइप के घाटी कहते हैं, ठीक है, और इसको गार्ज भी कहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अवनलिकाओं में विकसित हो जाती हैं। ये अवनलिकाएं धीरे धीरे गहरी हो जाती हैं और ये चौड़ी व लंबी होकर के घाटियों का रूप धारण करती हैं। लंबाई, चौड़ाई और आकृति के आधार पर ये घाटियाँ वी आकार घाटी, गार्ज जिसको यू आकार की घाटी भी कहते हैं, और कैनियन, और भी बड़ा अगर हो जाता है तो उसको कैनियन कहते हैं, आदि में वर्गीकृत की जा सकती हैं। गार्ज एक गहरी संकरी घाटी है जिसके दोनों पार्श्व तीव्र ढाल के होते हैं। जैसा कि ऊपर देखिए, गार्ज को हम बार बार कह रहे हैं, इसीलिए इसमें लिखा नहीं, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं इसको यू आकार की घाटी कहते हैं, क्योंकि ये इस तरह गार्ज दिखता है। वी आकार की घाटी इस तरह के दिखता है, ठीक है। और कैनियन और बड़ा होता है, जिसमें कि ये भी चौड़ा होता है, फिर ये बेस भी चौड़ा होता है और इस तरीके का होता है,
तो इसको कैनियन बोलते हैं। एक कैनियन के किनारे भी खड़ी ढाल होते हैं और यह भी गार्ज की ही भांति गहरी होती है, लेकिन बड़ा होता है। गार्ज की चौड़ाई इसके तल और ऊपरी भाग में लगभग एक समान होती हैं, और इसके विपरीत एक कैनियन तल की अपेक्षा ऊपरी भाग अधिक चौड़ा होता है। जो ये ऊपरी भाग है थोड़ा चौड़ा होता है, ठीक है, इसी को कैनियन कहते हैं। वास्तव में कैनियन गार्ज का ही एक दूसरा रूप है। मैं बता रहा हूँ एक्चुअली कैनियन इस गार्ज का ही दूसरा रूप नहीं है, बल्कि मैं आप तीनों चीज़ समझा देता हूँ। जैसे इसको कहते हैं, क्या कह रहे हैं, इसको गार्ज, ठीक है, ये वी आकार की घाटी हो गई, और ये हो गया तुम्हारा कैनियन, हो गया कैनियन हो गया, ठीक है। जब नदी शुरुआत में छिप्रिकाएँ बनाती है ना, तो पहले वो वी आकार की घाटी बनाती है। तो वी आकार की घाटी बताती है कि अभी नदी नवीन अवस्था में चल रही है। तो यहाँ से बहते 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 जब नदियाँ और लंबे समय तक बहते, फिर ये यहाँ से गार्ज बनाती है, अर्थात यू आकार की घाटी बनाती है। और बाद में जब और पुराना होता है तो इसको बदल देती है किसमें, कैनियन में, ठीक है। तो कैनियन इस बात का परिचायक है, यहाँ पे नदी बहुत ही ज़्यादा पुराने समय से बह रही है। चट्टानों के प्रकार और संरचना पर घाटी का प्रकार निर्भर होता है। जाहिर सी बात है, जितना मजबूत चट्टान हो ऐसा उसका संरचना। उदाहरण के लिए कैनियन का निर्माण प्रायः अवसादी चट्टानों के क्षैतिज संस्तर में पाए जाने से होता है, तथा गार्ज कठोर चट्टानों बनते हैं, क्योंकि गार्ज आसानी से नहीं कटते हैं। गार्ज जो निर्माण होता है, दोनों ही सिराएं उसके जो तीव्र ढाल होते हैं, बिल्कुल खड़ी उसके कहीं ना कहीं ढाल होते हैं, वो इसीलिए है क्योंकि वो आसानी से कट नहीं रहे हैं। आगे देखते हैं, जल गर्तिका और अवनतमति कुंड। अवनमति, ठीक है, कुंड। तो पहाड़ी क्षेत्र में नदी तल में अपरदित छोटे चट्टानी टुकड़े छोटे गर्तों में फंसकर वृत्ताकार रूप में घूमते हैं, जिन्हें जल गर्तिका कहते हैं। एक बार छोटे और उथले गर्तों के बन जाने पर कंकड़, पत्थर और गोलाश में इन गर्तों में एकत्रित हो जाते हैं, और प्रवाहित जल एक साथ घूमते हैं प्रवाहित जल के साथ, और धीरे धीरे इन गर्तों का आकार बढ़ता जाता है। यह गर्त आपस में मिल जाते हैं और कालांतर में नदी घाटी गहरी हो जाती है। जलप्रपात के तल में भी एक गहरे और बड़े जल गर्तिका का निर्माण होता है, और जल के ऊंचाई से गिरने और उसमें शिलाखंडों के वृत्ताकार घूमने से निर्मित होते हैं। जलप्रपातों के तल में ऐसे विशाल व गहरे कुंड अवनमित कुंड, ठीक है, अवनमित कुंड कहलाते हैं। ये कुंड भी घाटियों को गहरा करने में सहायक होते हैं। अन्य स्थल स्वरूपों की भांति जलप्रपात भी बदलते स्वरूप हैं, जो धीरे धीरे पीछे हटते हैं, और जलप्रपात की ऊपरी तल धीरे धीरे आधार तल के बराबर होती है, धीरे धीरे कटती है। अब है अधः कर्तीय विसर्प या गंभीर भूत विसर्प। मतलब ये विसर्प के अलग अलग प्रकार हैं, ठीक है। क्या है भाई, तीव्र ढालों में तीव्रता से बहती हुई नदियां सामान्यतः नदी तल पर अपरदन करती हैं। तीव्र नदी ढालों में भी पार्श्व अपरदन अधिक नहीं होता, लेकिन मंद ढालों पर बहती हुई नदियां अधिक पार्श्व अपरदन करती हैं। क्षैतिज अपरदन अधिक होने के कारण मंद ढालों पर बहती हुई नदियां वक्रित होकर बहती हैं, मतलब घूम करके, या नदियां विसर्प बनाती हैं। नदियां विसर्पों का बाढ़ मैदानों और डेल्टा मैदानों पर पाया जाना एक सामान्य बात है, क्योंकि यहाँ नदी का ढाल बहुत मंद होता है। कठोर चट्टानों में भी गहरे कटे हुए और विस्तृत विसर्प मिलते हैं। इन विसर्पों को अधः कर्तित कहते हैं, अधः कर्तित विसर्प या फिर गंभीर भूत विसर्प कहा जाता है। नदी विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभिक मंद ढाल पर विसर्प लूप विकसित होता है, और ये लूप चट्टानों में गहराई तक होते हैं, जो प्रायः नदी अपरदन या भूतल के धीमे व लगातार उत्थान के कारण बनते हैं।
कालांतर में ये गहरे व विस्तृत हो जाते हैं और कठोर चट्टानी भागों में गहरे गार्ज या कैनियन के रूप में पाए जाते हैं। ये उन प्राचीन धरातलों के परिचायक हैं जिन पर नदियाँ विकसित हुई हैं। बाढ़ या डेल्टा मैदानों में पर बने विसर्प व अधः कर्तित विसर्प में क्या अंतर है? देखिए, अधः कर्तित विसर्प हमेशा ही जो कठोर चट्टान है ना वहाँ बनेंगे। अधः कर्तित जो विसर्प है वो भी बनेंगे ऐसे ही विसर्प के आकार का ही, लेकिन गहराई में बनेंगे। दूसरा, चट्टानों को काट के बनेंगे और इससे विसर्प जो बनता है वो कहीं ना कहीं कैनियन बनता है, वी आकार की घाटी बनती है या फिर गार्ज बनता है। गार्ज के द्वारा विसर्प ही अधः कर्तित विसर्प है। और जो सिंपल नदी विसरिका है या फिर विसर्प है वो मैदानी भागों में देखने को मिलता है जहाँ पे ढाल मंद होता है और जहाँ पे चट्टानों का संगठन बहुत ही मजबूत नहीं होता है, तो वहाँ पे इस तरीके की संरचना देखने को मिलती है। और लास्ट में जहाँ डेल्टा बनता है वहाँ पे नदियाँ और मंद हो जाती हैं, ढाल और मंद हो जाता है, जिसकी वजह से ये वितरिका और ज़्यादा फैलती है और विसर्प ज़्यादा बनते हैं। फिर है नदी वेदिकाएं। नदी वेदिकाएं प्रारंभिक बाढ़ मैदानों या पुरानी नदी घाटियों के तलों के चिन्ह हैं। ये जलोढ़ रहित मूलाधार चट्टानों के धरातल या नदियों के तल हैं जो निक्षेपित जलोढ़ वेदिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। नदी वेदिकाएं मुख्यतः अपरदित स्थल स्वरूप हैं क्योंकि ये नदी निक्षेपित बाढ़ मैदानों के लंबवत अपरदन से निर्मित होते हैं। विभिन्न ऊंचाइयों पर कई वेदिकाएं हो सकती हैं जो आरंभिक नदी जल स्तर को दर्शाते हैं। नदी वेदिकाएं नदी के दोनों तरफ समान ऊंचाई वाली हो सकती हैं दोनों तरफ, और इनके इस स्वरूप को युग्म या पेयर्ड वेदिकाएं कहते हैं। जब नदी के केवल एक तट या पार्श्व पर वेदिकाएं पाई जाती हैं और दूसरी तरफ इनकी अनुपस्थिति या दूसरे किनारे पर इनकी ऊंचाई पहले पार्श्व से बिल्कुल भिन्न हो तो ऐसी वेदिकाओं को अयुग्मित वेदिकाएं कहते हैं। अयुग्मित वेदिकाएं उन क्षेत्रों के धीमे भूतान की द्योतक हैं या उन क्षेत्रों के तट जल स्तर परिवर्तन की असंगति को दिखाते हैं। नदी वेदिकाओं की उत्पत्ति का कारण है जल प्रवाह का कम होना, जलवायु परिवर्तन के कारण जलीय क्षेत्र में परिवर्तन और विवर्तनिक कारकों से भूतान। अगर नदियां तट के निकट होती हैं तो समुद्र तल में बदलाव भी इसके कारण हो सकते हैं। तो यहाँ आप वेदिकाओं को देख सकते हैं। ये है युग्मित वेदिका का एग्जाम्पल, जब नदी के दोनों तरफ समान रूप से वेदिका का निर्माण होता है। ठीक है, तो और अगर असमान है, एक तरफ की संरचना अलग है दूसरी तरफ की नहीं कटा किसी भी वजह से, तो उसको अयुग्मित वेदिकाएं कहते हैं। आगे चलते हैं निक्षेपित स्थल स्वरूप। इसमें से सबसे पहला स्थल स्वरूप जो बनेगा वो जलोढ़ पंख है। जब नदी उच्च स्थल से बहती हुई गिरिपद व मंद ढाल के मैदानों में प्रवेश करते हैं। गिरिपद मतलब क्या होता है? पर्वत के नीचे। ठीक है, प्रवेश करती हैं तो जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। साधारणतः पर्वतीय क्षेत्र में बहने वाली नदियां भारी व स्थूल आकार के नद्य भार को वहन करती हैं। मंद ढालों पर नदियां ये भार वहन करने में असमर्थ होती हैं। मतलब जब ढाल बहुत तेज होती है तो वो बड़े बड़े कहीं ना कहीं आकार के पत्थर टुकड़े को ढकेलते हुए लेकर के आती हैं, लेकिन जब ढाल मंद हो जाती है तो उनको वो ढो नहीं पाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो यह शंकु के आकार में निक्षेपित हो जाती हैं, जिन्हें जलोढ़ पंख कहते हैं। जो नदियां जलोढ़ पंख से बहती हैं वे प्रायः अपने वास्तविक वाह मार्ग को बहुत दूर तक नहीं बहती, बल्कि अपना मार्ग बदल लेती हैं। और क्योंकि वो रुकावट की तरह रोक लेता है ना, उसको बदल लेती हैं और कई शाखाओं में बंट जाती है, जिन्हें जल वितरिकाएं कहते हैं। जल वितरिकाएं कभी कंफ्यूज मत करिएगा। जब कोई भी नदी हो, जब वो विभिन्न भागों में बंट जाए, जब वो विभिन्न भागों में
बट जाए तो उसको हम वितरिका कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम वितरिका कहते हैं। ठीक है, जैसे ये नदी हुआ और ये विभिन्न भागों में बट जा रही है तो ये इसके वितरिका कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भैया? वितरिकाएं। ठीक है, कोई डाउट होगा तो कमेंट में लिखिएगा। बाकी कुछ त्रुटियां जो हो रही हैं वो मैं एक बार इसको सफाई दे चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं अगर दूँ तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। चूँकि मैंने कभी भी इसके पहले इंटरनेट पर नहीं कोई शिक्षण का कार्य किया है, जो भी किया है हमेशा ही 7-8 सालों से अनुभव है हमारा, लेकिन ऑफलाइन में ही है। तो ऑनलाइन में थोड़ा सा संकोच लगता है, बहुत सी चीज़ें कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, ये सब तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एकदम ब्लाइंडली अकेले पढ़ाना होता है। ठीक है, ब्लाइंडली जो पढ़ाने का फॉर्मूला है ना, वो थोड़ा सा हमारे समझ से बाहर था, लेकिन धीरे धीरे हमने इसको एक्सेप्ट किया और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके क्रम में कई बार ऐसा होता है फंबल्स हो जाते हैं, कुछ वर्ड में अटक जाते हैं, तो उसको अभी थोड़ा इग्नोर करिएगा आप लोग, बाकी सही हो जाएगा। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ पे आपको वो कंटेंट मिलेगा जो शायद यूट्यूब पे आसानी से आपको प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ आपको उपलब्ध करवाएंगे, और हमारा हर एक चीज़ को यहाँ यूट्यूब के चैनल पे डालने का एक मकसद होगा। जैसे कि अभी मान लीजिए जो NCERT को हम कवर कर रहे हैं बाय रीडिंग, तो इसमें सिर्फ इतना हमारा मकसद है कि जिससे कि आप रीडिंग को अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो इस मतलब वीडियो के माध्यम से आप इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, जैसे फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे हैं तो इसको आप नॉर्मल स्पीड पे कर सकते हैं, या फिर 1.25 के स्पीड पे कर सकते हो। सेकंड टाइम जब आप रिवीजन करो तो इसको आप 1.5 या फिर 1.75 कर सकते हो, और जब थर्ड टाइम आप इसको रिवीजन करो तो आप इसको स्पीड को जस्ट डबल कर लीजिए, जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा और तेज़ी से आप चीज़ों को रिवीजन भी कर पाएंगे, और कोई भी काम करते हुए ऑफ कोर्स आप इसको रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो जल वितरिकाएं आप लोग समझ गए हैं। अब आंध्र प्रदेश में जलोढ़ पंख जो है प्रायः निम्न शंकु की आकृति और शीर्ष से पाद तक, पाद मतलब उसका जो गिर का मतलब किसी पहाड़ का जो निचला हिस्सा होता है, जहाँ पहाड़ की ऊंचाई शुरू होती है, एक समतल मैदान से ऊंचाई शुरू होती है, उसको गिरिपाद कहते हैं। तो कह रहा है कि मतलब निम्न शंकु की आकृति तथा शीर्ष से पाद तक मंद ढाल वाले होते हैं, और शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में ये तीव्र ढाल वाले और उच्च शंकु बनाते हैं। अब आते हैं डेल्टा पे। ये डेल्टा भी बहुत ज़रूरी है। डेल्टा जलोढ़ पंखों की ही भांति होते हैं, लेकिन इनमें विकसित होने का स्थान भिन्न होता है। ये कहाँ विकसित होते हैं? जलोढ़ पंख कहाँ होते हैं? जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, अभी पढ़े हम लोग, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वगैरह उसी के भांति होते हैं, बस इसका विकसित होने का स्थान अलग होता है। नदी अपने लाए हुए पदार्थों को समुद्र के किनारे बिखेर देती है। अगर यह भार समुद्र में दूर तक न ले जाया गया तो यह तट के साथ ही शंकु के रूप में एक साथ फैल जाता है। जलोढ़ पंखों के विपरीत डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित होता है और इसका जलोढ़ स्तरित होता है, अर्थात मोटे पदार्थ तट के निकट व बारीक कण जैसे चीका, मिट्टी, गाद आदि सागर में दूर तक जमा हो जाते हैं। जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है, नदी वितरिकाओं की लंबाई बढ़ती जाती है और डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता जाता है। ठीक है, अब फिर से वही चीज़ है, यहाँ पे भी नदी वितरिकाएं का निर्माण कर रही हैं। आप देखिए, ये एक नदी है, जब यहाँ पे ये गाद या अवसादों का बहुत ज़्यादा जमाव हो जाता है तो एक शंख की तरह आकृति बनने लगती है, और इनकी नदियों के लिए रुकावट का भी काम करती हैं। तो इसलिए नदी का जो मेन धारा है, मुख्य धारा है, वो छोटे छोटे अलग अलग धाराओं में बट जाती हैं। तो इन्हीं को कहते हैं भैया वितरिकाएं। ठीक है, और एक चीज़ और है, ये वितरिकाएं हर डेल्टा पे नहीं बनती है, ये उन्हीं डेल्टा पे बनती है जहाँ पे ढाल मंद हो और जहाँ के कहीं न कहीं जो चट्टान हैं, जो स्थल है, उनका संगठन
वो मुलायम मिट्टी से बना हुआ होता है, जलोढ़ मृदा से बना होता है, या फिर पंख से बना होता है। ठीक है, अगर चट्टान के तरफ से कोई नदी निकल रही है और सीधे समुद्र में गिर रही है तो उसको भी एक डेल्टा ही कहते हैं, लेकिन वो फिर वितरकाएँ नहीं बनती हो। ठीक है, डेल्टा का अलग रूप होता है। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं बाढ़, मैदान, प्राकृतिक तटबंध और विसर्पिरोधिका। ठीक है, विसर्पिरोधिका मतलब विसर्प बनाने वाले जो रुकावटें हैं। जिस प्रकार अपरदन से घाटियाँ बनती हैं, समझ में आया? अपरदन से क्या बनती हैं? घाटियाँ। ठीक है, उसी प्रकार निक्षेपण से बाढ़ के मैदान विकसित होते हैं। बाढ़ के मैदान नदी निक्षेपण के मुख्य स्थल स्वरूप हैं। बाढ़ के मैदान क्या होते हैं? अब मान लीजिए कोई नदी है, बह रही है, ठीक है, ये इस गति से जा रही है। अब जहाँ पे ढाल मंद होगा ना, तो वो ऊपर से लाए हुए जितने भी अवसाद हैं वो छोड़ना शुरू करेंगे। ठीक, तो अब मान लीजिए कुछ यहाँ उन्होंने जमा कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे अवसाद हैं जो उसको बीच में ही यहीं जमा कर दिया, कुछ ऐसे हैं जो यहीं पे जमा कर दिया। अब ये वितरिका में बदलेगी नहीं बदलेगी, ये जाहिर सी बात 2 में हो गया। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आगे बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिए तो ये इधर से कोई धार निकल जाएगी, इस तरीके के निकलेगी। ठीक है, फिर आगे जा कर के कहीं मिलेगी। तो ये सब वितरिका कहलाते हैं। ठीक है, और ये बाढ़ क्षेत्र के लिए जिम्मेदार होते हैं, इसको हम बाढ़ मैदान कहते हैं। जब नदी तीव्र ढाल से मंद ढाल में प्रवेश करती है तो बड़े आकार के पदार्थ पहले ही निक्षेपित हो जाते हैं। इसी प्रकार बारीक पदार्थ जैसे रेत, चीका, मिट्टी और गाद आदि अपेक्षाकृत मंद ढालों पर बहने वाली कम वेग वाला जल धाराओं में मिलते हैं। और जब बाढ़ आने पर पानी तटों पर फैलता है तो ये उस तल पर जमा हो जाता है। नदी निक्षेप से बने ऐसे तल सक्रिय बाढ़ के मैदान कहलाते हैं। तलों से ऊंचाई पर बने तटों को असक्रिय बाढ़ के मैदान कहते हैं। असक्रिय बाढ़ के मैदान जो तटों के ऊपर अर्थात ऊंचाई पर होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार से निक्षेप से बने होते हैं। एक है बाढ़ निक्षेप, वह है सरिता निक्षेप। मैदानी भागों में नदियां प्रायः क्षैतिज दिशा में अपना मार्ग बदलती हैं और कटा हुआ मार्ग धीरे धीरे भर जाता है। बाढ़ मैदानों के ऐसे क्षेत्र जो नदियों के कटे हुए या छूटे हुए भाग हैं, उन्हें स्थूल पदार्थ के जमाव वहाँ होते हैं, और ऐसे जमाव जो बाढ़ के पानी के फैलने से बनते हैं, अपेक्षाकृत महीन कणों, चिकनी मिट्टी, गाद आदि के होते हैं। ऐसे बाढ़ मैदान जो डेल्टाओं में बनते हैं उन्हें डेल्टा मैदान कहा जाता है। उन्हें कौन सा मैदान कहते हैं भैया? डेल्टा मैदान कहते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ने से पहले यहाँ पे चित्र दे रखा है, देख लीजिए। प्राकृतिक तटबंध व विसर्पित रोधिकाओं का चित्रण। ठीक है, तो ये एक नदी है जो निकल रही है और इसमें विसर्पी रोधिकाएँ इसको कहते हैं। ये देखिए विसर्पी रोधिकाएँ, विसर्प बनाने के लिए ये जिम्मेदार हैं। ये क्या हैं? ये भी एक अवसाद ही है जो नदियों द्वारा ला करके यहाँ पे छोड़ा गया है। ठीक है, बाढ़ के मैदान होगा, फिर ये क्षेत्र जहाँ पे कहीं ना कहीं इसको भरेंगे तो ये पानी भरेगा, फिर ये बाढ़ के मैदान हो जाएगा। और प्राकृतिक अपदंड है ये तटबंध है, क्योंकि अगल बगल क्या हो रहा है, इन्हीं अवसादों को छोड़ा जा रहा है इसी नदियों के द्वारा ही। ठीक है, तो विसर्पी रोधिकाएँ कहाँ जहाँ नदियाँ मुड़ती हैं उसे ही कहते हैं। प्राकृतिक तटबंध और विसर्पी रोधिका आदि कुछ महत्वपूर्ण स्थल स्वरूप हैं जो बाढ़ के मैदान से संबंधित हैं। प्राकृतिक तटबंध बड़ी नदियों के किनारे पर पाए जाते हैं। ये तटबंध नदियों के पार्श्वों मतलब किनारों में स्थूल पदार्थों के रैखिक और निम्न व समानांतर कटक के रूप में पाए जाते हैं, जो कई स्थानों पर कटे हुए होते हैं। बाढ़ के दौरान जब जल तटों पर फैलता है तो जल का वेग कम होने के कारण बड़े आकार का मलबा नदी के पार्श्व तटों पर लंबे कटकों के रूप में जमा हो जाता है। प्राकृतिक तटबंध नदी के साथ ऊंचे और नदी से दूर मंद ढाल वाले होते हैं। नदी चैनल के निकट तटबंध पर निक्षेप नदी से दूर के निक्षेप की तुलना में अपेक्षाकृत मोटे पदार्थ होते हैं। जो नदी दूर निक्षेपित करती है वो बहुत ही महीन, पतले और छोटे छोटे होते हैं, और यहाँ पे मोटे होते हैं। ठीक है, जब
नदी का जल कम हो जाता है या नदी क्षैतिज अवस्था में अपना मार्ग बदलती है तो यह क्रमबद्ध प्राकृतिक तटबंध बनाती हैं। नदी रोधिकाएं विसर्पी रोधिकाओं के नाम से भी जानी जाती हैं। नदी रोधिकाएं या विसर्पी रोधिकाएं बड़ी नदी विसर्पों के अवतल ढालों पर पाई जाती हैं और ये रोधिकाएं प्रवाहित जल द्वारा लाए गए तलछटों के नदी किनारों पर निक्षेपण के कारण ही बनती हैं। नदी ही बनाते हैं। इनकी चौड़ाई और परिच्छेदिका लगभग एक समान होती है और इसके अवसाद मिश्रित आकार के होते हैं। अगर नदी रोधिकाओं की कटक एक से अधिक हो तो वह विसर्प रोधिकाओं के माध्यम से तंग व लंबे गर्त भी पाए जाते हैं वहाँ पे। और नदी में इनका क्रम प्रवाह की मात्रा और तलछट की आपूर्ति पर निर्भर करता है। चूँकि नदी और रोधिकाएं उनके अवतल तट पर बनती हैं, अतः नदी के उत्तल तट पर अधिक अपर्दन होता है। अब देख सोचने वाली बात है कि अगर यहाँ पे ये विसर्पी रोधिकाएं बनी तो कटाव सबसे अधिक कहाँ होगा? यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ पे होगा, है ना। यहाँ पे नदी का धक्का सबसे अधिक लगेगा तो यहाँ पे कटाव होगा। और ये कटाव करते करते कई बार मैं जोड़ देता हूँ एक चीज़, ये कटाव करते करते आगे बढ़ती हैं और फिर यहाँ से बनती हैं गोखुर झील। अगर ये नदी यहाँ से मिल जाएगी तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ से आप देख जो रहे हो, इसको मैं अलग कर लूँ तो ये क्या है, एक अलग नदी वो बन जाएगी, द्वीप बन जाएगी। उसे नदी द्वीप गोखुर झील कहते हैं। ठीक है, गोखुर झील बनेगी, सॉरी द्वीप नहीं बनेगी, गोखुर झील बनेगी। ठीक है, बाकी नदी द्वीपीय तो द्वीप जो है वो अलग तरीके से बनता है। जब अच्छा अपने नाम ले लिया तो उसको भी देख ही लेते हैं, नदी द्वीप कैसे बनता है। नदी का प्रवाह सपोज करिए ये हो रहा है, ठीक है, और नदी में जो अवसाद हुए उसके निक्षेपण जो है अत्यधिक मात्रा में वो बीच में यहाँ कर दे और नदी दो धाराओं में बट जाए ऐसे, ठीक है, और फिर आगे जा कर के कहीं मिल जाए, आगे जा कर के कहीं मिल जाए तो वो इससे बनने वाला जो द्वीप है वो कहलाता है नदी द्वीप। अब ये वाला जो भाग है उसको नदी द्वीप कहलाएंगे क्योंकि यहाँ पे आप घर बना के रह भी सकते हो। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में ये चीज़ मेंशन करिएगा कि जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो कौन सा है और वो कहाँ पर है। ठीक है, प्राकृतिक तटबंध विसर्प और अवरोधिकाओं से कैसे भिन्न है, बताइए। प्राकृतिक तटबंध जो है विसर्प और अवरोधिकाओं से कैसे भिन्न है, कैसे अलग हैं। तो नदी विसर्प पर देख लेते हैं। देखिए, विस्तृत बाढ़ व डेल्टा मैदानों में नदियां शायद ही सीधे मार्ग में बहती हैं। बाढ़ व डेल्टाई मैदानों में लूप जैसे चैनल प्रारूप विकसित होते हैं जिन्हें विसर्प कहा जाता है। विसर्प एक स्थल स्वरूप न होकर एक प्रकार का चैनल प्रारूप है। नदी विसर्प से निर्मित होने के कारण निम्नलिखित हैं। देखिए, मंद ढाल पर बहते जल में तटों पर क्षैतिज या पार्श्विक कटाव करने की प्रवृत्ति का होना, तटों पर जलोढ़ का अनियमित और असंगठित जमाव जिससे जल के दबाव का नदी पार्श्वों का बढ़ना और प्रवाहित जल का कोरियोलिस प्रभाव से विक्षेपण, ठीक उसी प्रकार जैसे कोरियोलिस बल से वायु प्रवाह विक्षेपित होता है। ठीक है, तो आप देखिए ये बना आपका कौन सा झील, जिसको यहाँ झाड़न झील लिखा हुआ है। ठीक है, ये झील ऐसे ही कट करके बन जाता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये है विसर्पी रोधिकाएं और इसको कहते हैं स्कंद ढाल तट, और इस प्रकार से ये झील का निर्माण होता है। ठीक है, विसर्प वृद्धि और झाड़न लूप व स्कंद ढाल व अधोदित तट, ये हिंदी इतना गजब का यूज़ करते हैं कई बार ना एनसीईआरटी में कि उसके लिए एक अलग से बुक रेफरेंस के तौर पे यूज करना पड़ेगा। जब चैनल की ढाल प्रवणता अत्यधिक मंद हो जाती है तो नदी में पानी का प्रवाह धीमा हो जाता है और पार्श्वों का कटाव अधिक हो जाता है। नदी तटों पर थोड़ी सी अनियमितताएं भी धीरे धीरे मोड़ों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। यह मोड़ नदी के अंदरूनी भाग में जलोढ़ जमाव के कारण गहरे हो जाते हैं और बाहरी किनारा अपरदित होता रहता है।
अगर अपर्दन, निक्षेपण और निम्न कटाव न हो तो विसर्प की प्रवृत्ति कम हो जाती है। प्रायः बड़ी नदियों में विसर्प में अवतल किनारों पर सक्रिय निक्षेपण होता है और उत्तल किनारों पर अधोमुखी अर्थात अंडरकटिंग कटाव होते हैं। अवतल किनारे कटाव किनारों के रूप में भी जाने जाते हैं, जो अधिक अपर्दन से तीव्र कगार, ठीक है, तीव्र कगार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उत्तल किनारों का ढाल मंद होता है। उत्तल किनारों का ढाल कैसा होता है? मंद होता है और विसर्पों के गहरे छल्लों के आकार में विकसित हो जाता है। ये अंदरूनी भागों पर अपर्दन के कारण कट जाते हैं और गोखुर झील, ये क्या गोखुर झील बन जाते हैं। जहाँ पे ये झाड़न झील लिखा उसी को गोखुर झील कहते हैं। ये गोखुर झील है, ठीक है भैया। गुम्फित नदी यदि नदी द्वारा प्रवाहित नद्यभार का निक्षेपण उसके मध्य में लंबी रोधिका के रूप में होती है तो नदी धारा दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है और यह प्रवाह किनारों पर क्षैतिज अपर्दन करता है। नदी घाटी की चौड़ाई बढ़ने पर और जल आयतन कम होने पर प्रवाहित जलोढ़ अधिक मात्रा में एक क्षैतिज अवरोध के रूप में द्वीप की भांति निक्षेपित हो जाता है तथा मुख्य जलधारा कई भागों में बढ़ जाता है। गुम्फित नदी प्रारूप के लिए तटों पर अपर्दन और निक्षेप आवश्यक है, या जब नदी में जल की मात्रा कम या जलोढ़ अधिक हो जाते हैं तो चैनल में ही रेत, मिट्टी, बजरी आदि की लंबी अवरोधिकाओं का जमाव हो जाता है और नदी चैनल कई जल वितरिकाओं में बंट जाते हैं। जल प्रवाह की ये वितरिकाएं आपस में मिल जाती हैं बाद में और फिर पतली पतली उपधाराओं में बंट जाती हैं। इस प्रकार की एक गुम्फित नदी प्रारूप का विकास होता है। यहाँ देखिए आप इस तरीके से, तो आप देखें बाईं ओर गंडक नदी तथा दाईं ओर सोन नदी के गुम्फित प्रणाली खंड दर्शाने वाला उपग्रही चित्र है। ये तीर के चिन्ह नदी प्रवाह की दिशा प्रकट करते हैं। आप देख सकते हैं, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखो तो ये नदी, ये देखो ये नदी द्वीपीय है। ये बार बार अलग हो रहा है, फिर मिल रहा है, फिर अलग हो रहा है, फिर मिल रहा है इसमें भी। तो ये नदी द्वीपीय का रूप है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग नदियां हैं। ये है गंडक नदी और ये है सोन नदी। फिर है भौम जल, ठीक है। भौम जल जिसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं। भौम जल यहाँ एक संसाधन के रूप में वर्णित नहीं है। यहाँ भौम जल का अपर्दन के कारक के रूप में हम इसको पढ़ रहे हैं, हम इसको संसाधन के रूप में नहीं पढ़ रहे हैं। और उसके द्वारा निर्मित स्थल स्वरूपों का वर्णन किया गया है। जब चट्टानें पारगम में कम सघन, अत्यधिक जोड़ों या फिर संधियों द्वारा दरारों वाली होती हैं तो धरातलीय जल का अंतःस्रावण आसानी से होता है। वो नीचे जाती हैं। लंबवत गहराई पर जाने के बाद जल धरातल के नीचे चट्टानों की संधियों, छिद्रों और संस्तर तल से होकर क्षैतिज अवस्था में बहना प्रारंभ कर देती हैं। जल का यह क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर प्रवाह ही चट्टानों के अपर्दन का कारक है। भौम जल में पदार्थों के परिवहन द्वारा बने स्थल स्वरूप महत्वहीन है। इन्हीं कारण भूमिगत जल का कार्य सभी प्रकार के चट्टानों में नहीं देखा जा सकता, लेकिन ऐसी चट्टानें जैसे चूना पत्थर या डोलोमाइट जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है, उनमें धरातलीय और भौम जल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अर्थात घोलीकरण व अवक्षेपण अनेक स्थल स्वरूपों को विकसित करते हैं। ये दो प्रक्रियाएं अर्थात घोलीकरण व अवक्षेपण या तो चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों में अलग से या अन्य चट्टानों के साथ अंतरासंश्रित पाई जाती हैं, मतलब मिल करके पाई जाते हैं। किसी भी चूना पत्थर, लाइमस्टोन या फिर डोलोमाइट चट्टान के क्षेत्र में भौम जल द्वारा घुलन प्रक्रिया और उसके निक्षेपण प्रक्रिया से बने ऐसे स्थल स्वरूपों को कास्ट स्थल स्वरूप स्थलाकृति का नाम दिया जाता है। यह नाम एड्रियाटिक सागर के साथ बाल्कन कास्ट क्षेत्र में उपस्थित लाइमस्टोन चट्टानों पर विकसित स्थलाकृतियों पर आधारित है। ठीक है, आगे देखते हैं। अपरदनात्मक एवं निक्षेपणात्मक दोनों प्रकार के स्थल स्वरूप कास्ट स्थलाकृतियों की विशेषताएं हैं। अपर्दित स्थल स्वरूप
कुंड हैं, घोल रंध्र हैं, ठीक है, लैपीज है और चूना पत्थर चबूतरे हैं। ये मतलब इससे बनने वाले कहीं न कहीं। चूना पत्थर चट्टान तल पर घुलन क्रिया द्वारा छोटे व मध्यम आकार के छोटे घोल गर्तों का निर्माण होता है, जिनके विलय पर इन्हें विलयन रंध्र कहते हैं। घोल रंध्र काष्ठ क्षेत्रों में बहुतायत में पाए जाते हैं। घोल रंध्र एक प्रकार के छिद्र होते हैं जो ऊपर से वृत्ताकार व नीचे कीप की आकृति के होते हैं। ठीक है, हम लोग एक बार देख लेते हैं घोल रंध्र को, तभी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये रहा, देखिए, घोल रंध्र का एक चित्र। तो इसको आप थोड़ा सा दिमाग में बैठाएंगे तो आपको समझ में आएगा बेहतर तरीके से। ठीक है, तो कैसे होते हैं? घोल रंध्र एक प्रकार के छिद्र होते हैं जो ऊपर से वृत्ताकार और नीचे कीप की आकृति के होते हैं। इनका क्षेत्रीय विस्तार कुछ वर्ग मीटर से हेक्टेयर तक तथा गहराई आधा मीटर से 30 मीटर या उससे अधिक हो सकती है। इनमें से कुछ का निर्माण अकेले घुलन प्रक्रिया द्वारा ही होती है और कुछ अन्य पहले घुलित प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। और अगर इन घोलांध्रों के नीचे बनी कंदराओं की छत ध्वस्त हो जाए तो ये बड़े छिद्र ध्वस्त या निपात रंध्र के नाम से जाना जाते हैं। अधिकतर घोल रंध्र ऊपर से अपरदित पदार्थों के जमने से ढल जाते हैं और उथले जलकुंड जैसे प्रतीत होते हैं। ध्वस्त घोल रंध्रों को डोलाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोलाइट। ध्वस्त घोल रंध्रों को क्या कहते हैं? डोलाइट भी कहा जाता है। तो एक बार हम लोग यहाँ पे सबका नाम देख लेते हैं क्या क्या है। एक है, देखिए, ये विलय रंध्र है, ठीक है, और ये है आपका घोल रंध्र, ये है निपाती रंध्र, और यहाँ पे देखो घोल रंध्र है जो ऊपर से दिखते हैं इस तरीके से, और ये घाटी सिंक या युवाल है, ठीक है। और इसमें जब आप गुफा में अंदर जाएंगे तो उसमें देखने को मिलता है स्टैलेग्माइट गुफा मुख। ये अलग अलग आप चट्टानों में देखेंगे, कहीं कहीं ऐसे गुफाएं देखने को मिलती हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, जो कमज़ोर स्थलाकृतियाँ हैं तो वो कट जाते हैं और जो कठोर हैं वो बचे रहते हैं। तो गुफाओं का निर्माण होता है, उसको काटने वाला कौन है? भौमिगत जल। देखिए, ध्वस्त रंध्रों की अपेक्षा घोल रंध्र अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सामान्यतः धरातलीय प्रवाहित जल घोल रंध्रों व विलयन रंध्रों से गुजरता हुआ अंतर्भौम नदी के रूप में विलीन हो जाता है और फिर कुछ दूरी के पश्चात किसी कंदरा से भूमिगत नदी के रूप में फिर निकल आता है। जब घोल रंध्र व घोल रंध्र व डोलाइन इस कंदराओं की छत के गिरने से या पदार्थों के स्खलन द्वारा आपस में मिल जाते हैं तो लंबी, तंग व विस्तृत खाइयां बनती हैं, जिन्हें घाटी रंध्र भी कहते हैं या फिर युवाला कहते हैं। ठीक है, घाटी रंध्र या फिर क्या कहते हैं? युवाला कहते हैं। धीरे धीरे चूना युक्त चट्टानों के अधिकतर भाग इन गर्तों या खाइयों के हवाले हो जाते हैं और पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित पतले और नुकीले कटक आदि रह जाते हैं, जिन्हें लेपीस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लेपीस। ये लेपीस है, ये लेपीस कहते हैं। इन कटकों या लेपीस का निर्माण चट्टानों की संधियों में भिन्न घुलन प्रक्रियाओं द्वारा होता है। कभी कभी लेपीज के ये विस्तृत क्षेत्र समतल चूनायुक्त चबूतरों में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चूनायुक्त गुफा में स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट ये देखने को मिल जा रहा है यहाँ पे। ये कंदराएं, जिसको मतलब केव्स बोलते हैं, ऐसे प्रदेश जहाँ चट्टानों के एकांतर संस्तर हो, शैल, बालू, पत्थर या क्वार्ट्जाइट, और इनके बीच में अगर चूना पत्थर व डोलोमाइट चट्टानें हों, या जहाँ सघन चूना पत्थर चट्टानों के संस्तर हों, वहाँ प्रमुखतः कंदराओं का निर्माण होता है। प्रमुखतः किसका होता है? कंदराओं का निर्माण होता है। पानी दरारों व संधियों से रिस कर शैल संस्तर के साथ क्षैतिज अवस्था में बहता है। इसी तल संस्तर के सहारे चूना चट्टानें घुलती हैं और लंबे व तंग विस्तृत रिक्त स्थान बनाते हैं, जिन्हें कंदराएं कहा जाता है।
क्योंकि वो घुल करके हट जाती हैं। तो उसके बाद क्या बनेगा? गुफा। कभी कभी विभिन्न स्तरों पर कंदराओं का एक जाल सा बन जाता है जो चूना पत्थर, चट्टानों के तल और उनके बीच संस्तरित चट्टानों पर निर्भर है। प्रायः कंदराओं का एक खुला मुख होता है जिससे कंदरा सरिताएं बाहर निकलती हैं। ऐसी कंदराएं जिनके दो सिरे खुले हों उन्हें सुरंग कहते हैं, टनल कहते हैं। कई बार होता है कि जब एक मुख खुलता है, कई बार होता है जो उसमें दोनों तरफ खुलता है तो उसको सुरंग कहते हैं। निक्षेपित स्थल स्वरूप। अधिकतर निक्षेपित स्थल स्वरूप कंदराओं के भीतर ही निर्मित होते हैं। चूना पत्थर चट्टानों में मुख्य रसायन कैल्शियम कार्बोनेट है जो कार्बन युक्त जल अर्थात वर्षा जल में घुला हुआ कार्बन में शीघ्रता से घुल जाता है। जब इस जल का वाष्पीकरण होता है तो घुले हुए कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण हो जाता है, या जब चट्टानों की छत से जल वाष्पीकरण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट के चट्टानी धरातल पर टपकने से निक्षेप हो जाता है। फिर है स्टैलेक्टाइट, स्टैग्लेमाइट और स्तंभ। स्तंभ जो मतलब खंबे की तरह दिखने वाली संरचना उसको स्तंभ बोलते हैं। तो स्टैलेक्टाइट विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए हिम स्तंभ जैसे होते हैं। प्रायः ये आधार पर या कंदरा की छत, ये पहली बात इसकी बात कर रही है जो लटका हुआ दिख रहा है ये, ठीक है, कंदरा की छत पर मोटे होते हैं और अंत के छोर पर पतले होते जाते हैं। ये अनेक आकारों में दिखाई देते हैं। और है स्टैलेग्माइट। स्टैलेग्माइट कंदराओं के फर्श से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, मतलब उसी का विपरीत है। ये फर्श से ऊपर की तरफ दिखते हैं, जो ये नीचे से ऊपर की तरफ दिख रहा है ये है स्टैग्लेमाइट। ठीक है। वास्तव में स्टैग्लेमाइट कंदराओं की छत से धरातल पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से बनते हैं। जब वो टपकते हैं तो फिर ये बनते हैं। स्टैलेक्टाइट के ठीक नीचे पतले पाइप की आकृति से बनते हैं ये। स्टैग्लेमाइट एक स्तंभ के एक चपटी तस्तरीनुमा आकार में या समतल व क्रेटरनुमा गड्ढे के आकार में विकसित हो जाते हैं। विभिन्न मोटाई के स्टैग्लेमाइट और स्टैग्लेटाइट के मिलने से स्तंभ और कंदरा स्तंभ बनते हैं। मतलब इन्हीं के खंडा कहीं ना कहीं एक खंभा बनती है, उसी को स्तंभ, कंदरा स्तंभ कहते हैं अगर दोनों साथ मिल गए। ठीक है, मतलब जो ऊपर से लटकने वाली संरचना है और जो नीचे से लटकने वाली संरचना है, तुम सपोज करो कि ये है आपका गुफा, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है कि ऊपर से लटकने वाली संरचना है स्टैलेक्टाइट, ठीक है, और ये है स्टैलेमाइट। अगर ये दोनों एक साथ मिल जाएं तो इसी को स्तंभ कहते हैं, कंदरा स्तंभ कहते हैं। अगर पूरा बन मिल गया तो एक कहीं ना कहीं एक स्तंभ से दिखने वाली एक संरचना दिखती है, उसी को ही कंदरा स्तंभ कहते हैं। देखिए, कास्ट प्रदेशों में कुछ अन्य अपेक्षाकृत छोटे स्थल स्वरूप व आकृतियां भी पाई जाते हैं जिन्हें स्थानीय नामों से पुकारा जाता है। आगे चलते हैं। हिमनद है, ये भी अपर्दन का एक कारक है, अगर याद हो तो अपर्दन का एक कारक है, ठीक है। पृथ्वी पर परत के रूप में हिम प्रवाह व पर्वतीय ढालों से घाटियों में रेखीय प्रवाह के रूप में बहते हिम सहित को हिमनदी कहते हैं। अगर हिम कहीं भी ऐसे बह रहा है नदी की तरह तो उसको हिमनद कहते हैं सहज भाषा। महाद्वीपीय हिमनद और गिरिपद हिमनद वे हिमनद हैं जो बृहद समतल क्षेत्र पर हिमपात के रूप में फैले हों, और पर्वतीय या घाटी हिमनद वे हिमनद हैं जो पर्वतीय ढालों में बहते हों। ठीक है, तो बृहद समतल क्षेत्र पर हिमप्रत के रूप में फैले हों तो उसको क्या कहते हैं बताइए? गिरिपद या फिर हिमनद। और अगर पर्वतीय और घाटी हिमनद वे समतल हैं जो पर्वतीय ढालों बहते हैं। प्रवाहित जल के विपरीत हिमनद प्रवाह बहुत धीमा हो जाता है। हिमनद प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर या इससे कम से लेकर कुछ मीटर तक प्रवाहित हो सकते हैं। हिमनद मुख्यतः गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गतिमान होते हैं, जाहिर सी बात है। हमारे देश में भी अनेक हिमनद हैं।
जो हिमालय पर्वतीय ढालों से घाटी में बहते हैं। उत्तरांचल अर्थात उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के उच्च प्रदेशों में कुछ स्थानों पर इन्हें देखा जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद का अग्रभाग है, जिसको गौमुख कहते हैं। वास्तव में अलकनंदा नदी का उद्गम अलकापुरी हिमनद से है। देवप्रयाग के निकट अलकनंदा व भागीरथी के मिलने पर यहाँ से गंगा के नाम से जानी जाती है। हिमनदों से प्रबल अपरदन होता है, जिसका कारण इसके अपने भार से उत्पन्न घर्षण है। हिमनद द्वारा कर्षित चट्टानी पदार्थ प्रायः बड़े गोलाश्म और शैलखंड इसके तल में ही बहुत इसके साथ घसीटे जाते हैं और घाटी किनारों और का अपकर्षण व घर्षण द्वारा अत्यधिक अपरदन करते हैं। हिमनद अपक्षय रहित चट्टानों का एक प्रभावशाली अपरदन करते हैं, जिससे ऊंचे पर्वत छोटी पहाड़ियों और मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं। हिमनद के लगातार संचित होने से हिमनद मलबा हटता जाता है, विभाजक नीचे होते जाता है और कालांतर में ढाल इतने निम्न हो जाते हैं कि हिमनद की संचरण शक्ति समाप्त हो जाती है। निम्न पहाड़ियों और अन्य निक्षेपित स्थल स्वरूपों वाले एक हिमानी धौत रह जाता है, अर्थात प्लेन हो जाता है। प्लेन हिमनद के अपरदन व निक्षेपण से निर्मित स्वरूपों को दर्शाता है। 7.13 और 7.14 चित्र जो है, और जिसका वर्णन भी अगले अनुच्छेदों में किया गया है। अपरदित स्थल स्वरूप, इससे अपरदित स्थल स्वरूप कौन कौन से बनते हैं, किससे? हिमनद से। तो सबसे पहले सर्क बनते हैं। हिमानीकृत पर्वतीय भागों में हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थल रंध्रों में सर्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर बनते हैं। एकत्रित हिम पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे आती हुई सर्क को काटती है। सर्क गहरे, लंबे और चौड़े गर्त हैं, जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली, सीधी व अवतल होती है। हिमनद के फिसलने पर जल से भरी झील भी प्रायः इन गर्तों में देखने को मिलते हैं। इन झीलों को सर्क झील या टॉर्न झील कहते हैं। आपस में मिले हुए दो या अधिक सर्क सीढ़ीनुमा क्रम में दिखाई देते हैं। फिर हॉर्न या फिर ग्रीसरिंग और सेटेड कटक। सर्क के शीर्ष पर अपरदन होने से हॉर्न निर्मित होता है। अगर सर्क है और ज़्यादा कट जाता है तो क्या बन रहा है? हॉर्न। यदि 3 या अधिक विकर्णित हिमनद निरंतर शीर्ष पर अधिक विकर्णित हिमनद निरंतर शीर्ष पर तब तक अपरदन जारी रखें जब तक उनके तल आपस में मिल जाएं, तो एक तीव्र किनारों वाली नुकीली चोटी का निर्माण होता है, जिन्हें हॉर्न कहते हैं। लगातार अपरदन से सर्क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती हैं और इसका आकार कंघी या आरी के समान कटकों के रूप में हो जाती है, जिन्हें अरेत या फिर तीक्ष्ण कटक कहते हैं। और इनकी ऊपरी भाग नुकीली तथा बाहरी भाग आकार टेढ़ा मेढ़ा होता है। इन कटकों का चढ़ाव प्रायः असंभव होता है। ठीक है भैया। देखिए, आल्प्स पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी मैटरहॉर्न तथा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में हॉर्न है, जो सर्क के शीर्ष अपरदन से निर्मित हैं। हिमनद घाटी या गर्त। हिमानीकृत घाटियाँ गर्त की भांति होती हैं, जो आकार में अंग्रेजी के यू आकार जैसी दिखती हैं, जिनके तल चौड़े और आकार चिकने व ढाल तीव्र होते हैं। घाटी में मलबा बिखरा होता है अथवा हिमोड़ मलबा दलदली रूप में दिखाई देता है। चट्टानी धरातल पर झील भी उभरी होती है अथवा ये झीलें घाटी में उपस्थित हिमोड़ मलबे से बनती हैं। मुख्य घाटी के एक तरफ या दोनों तरफ ऊंचाई पर लटकती घाटी हैंगिंग वैली भी होती है, और इन लटकती घाटियों के तल जो मुख्य घाटी में खुलते हैं, इनके विभाजक
क्षेत्रों के कट जाने से ये त्रिकोण रूप में नजर आते हैं। बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तटरेखा पर होते हैं उन्हें फियोर्ड कहते हैं। नदी घाटियों तथा हिमनद घाटियों में आधारभूत अंतर क्या है, इसको आप डिस्क्लोज करिए। निक्षेपित स्थल स्वरूप। पिघलते हुए हिमनद के द्वारा मिश्रित रूप से भारी व महीन पदार्थों का निक्षेप हिमोड़ या हिमनद गोलाश्म के रूप में जाना जाता है। इन निक्षेप में अधिकतर चट्टानी टुकड़े नुकीले या कम नुकीले आकार के होते हैं। हिमनदों के तट किनारों व छोर पर बर्फ पिघलने से सरिताएं बनती हैं। कुछ मात्रा में शैल मलबा इस पिघले जल से बनी सरिता में प्रवाहित होकर निक्षेपित होता है। ऐसे हिमनदी जलोढ़ निक्षेप हिमानी धौत कहलाते हैं और हिमोड़ निक्षेप के विपरीत हिमानी धौत प्रायः स्तरीकृत और वर्गीकृत होते हैं। हिमनद अपक्षेप में चट्टानी टुकड़े गोल किनारों वाले होते हैं और 7.14 में हिमनद क्षेत्रों के मुख्य निक्षेपित स्थल स्वरूपों को दर्शाया गया है। तो ये है हिमानी धौत, ठीक है, इसको देख सकते हैं। हिमोड़ जो है हिमनद टिल या गोलाश्मी मृत्तिका के जमाव की लंबी कटकें हैं हिमोड़। तो हिमोड़ इसमें भी होगा, जैसे अंतिम हिमोड़ देखिए ये रहा, ठीक है, ये रहा हिमोड़। तो इस तरीके की ये संरचना बन रही है। ओके, हिमनद के अंतिम अर्थात अंतस्थ हिमोड़ हिमनद के अंतिम भाग में मलबे के निक्षेप से बनी लंबी कटकें हैं और पार्श्विक हिमोड़ हिमनद घाटी की दीवार के समानांतर निर्मित होते हैं। पार्श्विक हिमोड़ अंतस्थ हिमोड़ से मिलकर घोड़े के नाल व अर्धचंद्राकार कटक का निर्माण करते हैं। हिमनद घाटी के दोनों ओर अत्यधिक मात्रा में पार्श्विक हिमोड़ पाए जाते हैं। इस हिमोड़ की उत्पत्ति पूर्णतः आंशिक रूप से हिमानी जल द्वारा होता है जो इस जलोढ़ को हिमनद के किनारे पर धकेलती है। कुछ घाटी हिमनद तेजी से पिघलने पर घाटी तल पर हिमनद टिल को एक परत के रूप में अव्यवस्थित के रूप से छोड़ देते हैं और ऐसे अव्यवस्थित व भिन्न मोटाई के निक्षेप तलीय व तलस्थ हिमोड़ कहलाते हैं। घाटी के मध्य में पार्श्विक हिमोड़ के साथ साथ हिमोड़ मिलते हैं जिन्हें मध्यस्थ हिमोड़ कहते हैं। ये पार्श्विक हिमोड़ की अपेक्षा कम स्पष्ट होते हैं। कभी कभी मध्यस्थ हिमोड़ और तलस्थ के अंतर को पहचानना कठिन होता है। फिर है एस्कर। एस्कर क्या है भाई, कैसी संरचना है ये? ग्रीष्म ऋतु में हिमनद के पिघलने से जल हिमतल के ऊपर से प्रवाहित होता है अथवा इसके किनारे से रिसता है। बर्फ के छिद्रों से नीचे प्रवाहित होता है। यह जल हिमनद के नीचे एकत्रित होकर बर्फ के नीचे नदी धारा में प्रवाहित होता है। ऐसी नदियाँ जिस नदी घाटी के ऊपर बर्फ के किनारों वाले तल में प्रवाहित होती हैं, वह जलधारा अपने साथ बड़े गोलाश्म चट्टानी टुकड़े और छोटे चट्टानी मलबा बहाकर लाती हैं, जो हिमनद के नीचे इस बर्फ की घाटी में जमा हो जाती है। ये बर्फ पिघलने के बाद एक वक्राकार कटक के रूप में मिलते हैं, जिन्हें अस्कर कहते हैं। हिमानी धौत मैदान आउटवाश प्लेन्स हिमानी गिरिपाद के मैदानों में अथवा महाद्वीपीय हिमनदों से दूर हिमानी जलोढ़ निक्षेपों से, जिनमें बजरी, रेत, चीका मिट्टी, मृत्तिका के विस्तृत समतल जलोढ़ पंख भी शामिल हैं, हिमानी धौत मैदान निर्मित होते हैं। नदी के जलोढ़ मैदान व हिमानी धौत मैदान में अंतर स्पष्ट करें। फिर है ड्रेमलिन का निर्माण कैसे होता है? ड्रेमलिन हिमनद मृत्तिका का अंडाकार समतल कटक नुमा स्थल स्वरूप है। इसमें रेत व बजरी के ढेर होते हैं। ड्रेमलिन के लंबे भाग हिमनद के प्रवाह की दिशा के समानांतर होते हैं। ये 1 किलोमीटर लंबे
वे 30 मीटर तक ऊंचे होते हैं। ड्रेमलिन का हिमनद सम्मुख भाग स्टास कहलाता है, जो पृच्छ अर्थात टेल भागों की अपेक्षा तीखा तीव्र ढाल के लिए होता है। ड्रेमलिन का निर्माण हिमनद दरारों में भारी चट्टानी मलबे के भरने और उसके बर्फ के नीचे रहने से होता है। इसका अग्रभाग या स्टास भाग प्रवाहित हिमखंड के कारण तीव्र हो जाता है। ड्रेमलिन हिमनद प्रवाह दिशा को बताता है। गोलाश्मी मृत्तिका और जलोढ़ में क्या अंतर है? तरंग व धाराएं। तटीय प्रक्रियाएं सर्वाधिक क्रियाशील हैं और इसी कारण अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। क्या आप नहीं सोचते कि तटीय क्रियाओं और उनमें निर्मित स्थल स्वरूपों को जानना अति महत्वपूर्ण है? तट पर कुछ परिवर्तन बहुत शीघ्रता से होते हैं। एक ही स्थान पर एक मौसम में अपरदन और दूसरे मौसम में निक्षेपण हो सकता है। तटों के किनारों पर अधिकतर परिवर्तन तरंगों द्वारा संपन्न होता है। जब तरंगों का अवनमन होता है तो जल तट पर अत्यधिक दबाव डालता है और इसके साथ ही साथ सागरीय तल पर तलछटों में भी दोलन होता है। तरंगों के स्थायी अवनमन के प्रवाह से तटों पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ता है। सामान्य तरंग अवनमन की अपेक्षा सुनामी लहरें कम समय में अत्यधिक परिवर्तन लाती हैं। तरंगों में परिवर्तन, उनकी आवृत्ति आदि होने से उनके अवनमन से उत्पन्न प्रभाव की गहनता भी परिवर्तित होती रहती है। तरंगों के कार्य के अतिरिक्त तटीय स्थल स्वरूप कुछ अन्य कारकों पर भी निर्भर करते हैं, जैसे स्थल व समुद्री तल की बनावट, समुद्रोन्मुख उन्मग्न तट या जलमग्न तट। समुद्री जल स्तर को स्थिर या अस्थायी मानते हुए तटीय स्थल स्वरूपों के विकास को समझने के लिए तटों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है ऊंचे चट्टानी तट जो जलमग्न है, और दूसरा निम्न समतल व मंद ढाल के अवसादी तट जो उन्मग्न तट है। तो क्या आप तरंग या धाराओं के उत्पन्न करने वाले बलों के विषय में जानते हैं? यदि नहीं तो महासागरीय जल का परिसंचरण अध्याय पढ़ें। तो आगे पढ़ेंगे। ऊंचे चट्टानी तट। ऊंचे चट्टानी तटों के सहारे तट रेखाएं अनियमित होती हैं तथा नदियां जलमग्न प्रतीत होती हैं। तटरेखा के अत्यधिक अवनमन होने से किनारे के स्थल भाग जलमग्न हो जाते हैं और जहां फियोर्ड तट बनते हैं। पहाड़ी भाग सीधे जल में डूबे होते हैं। सागरीय किनारों पर प्रासंगिक निक्षेपित स्थल स्वरूप नहीं होते, अपर्दित स्थल स्वरूपों की बहुतायत होती है। ऊंचे चट्टानी तटों के सहारे तरंगें अवनमित होकर धरातल पर अत्यधिक बल के साथ प्रहार करती हैं, जिससे पहाड़ी पार्श्व भृगु अर्थात क्लिफ का आकार लेते हैं और तरंगों के स्थायी प्रकार से भृगु शीघ्रता से पीछे हटते हैं और समुद्री भृगु के प्रमुख तरंग घर्षित चबूतरे बन जाते हैं। तरंगे धीरे धीरे सागरीय किनारों की अनियमितताओं को कम कर देती हैं। समुद्री भृगु से गिरने वाला चट्टानी मलबा धीरे धीरे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और लहरों के साथ घर्षित होता हुआ किनारों से दूर निक्षेपित हो जाता है। भृगु के विकास व उसके निवर्तन के वांछनीय समय के बाद तटरेखा कुछ सम या चिकनी हो जाती है तथा कुछ अतिरिक्त मलबे के किनारे से दूर जमाव से तरंग घर्षित वेदिकाओं के समान तरंग निर्मित वेदिकाएं देखी जा सकती हैं। जैसे ही तटों का साथ अपरदन आरंभ होता है और वेलांचली प्रवाह व तरंगें इस अपरदित पदार्थ को सागरीय किनारे पर पुलिन अर्थात बीचेज और रोधिकाओं के रूप में निक्षेपित करती हैं। रोधिकाएं जलमग्न आकृतियां हैं और जब यही रोधिकाएं जल के ऊपर दिखाई देती हैं तो इन्हें रोध अर्थात बैरियर्स कहा जाता है। ऐसी रोधिकाएं जिनका एक भाग खाड़ी के शीर्ष स्थल से जुड़ा हो उसे स्पिट कहा जाता है। जब रोधिका तथा स्पिट किसी खाड़ी के मुख पर निर्मित होकर इसके मार्ग को अवरुद्ध कर देती है तो उसे लैगून कह निर्मित होता है और कालांतर में लैगून स्थल से बहाए गए तलछट से भर जाता है और तटीय मैदान का
संरचना होता है। निम्न अवसादी तट। निचले अवसादी तटों के सहारे नदियां तटीय मैदान व डेल्टा बनाकर अपनी लंबाई बढ़ा लेती हैं। कहीं कहीं लैगिन व ज्वारीय संकरी खाड़ी के रूप में जल भराव के अतिरिक्त तट रेखा सम या चिकनी होती है। सागरोन्मुख स्थल मंद ढाल के लिए होता है। तटों के साथ समुद्री पंख व दलदल पाए जाते हैं। इन तटों पर निक्षेपित स्थलाकृतियों की बहुतायत होती है। जब मंद ढाल वाले अवसादी तटों पर तरंगें अवनमित होती हैं तो तल के अवसाद भी दोलित होते हैं और इनके परिवहन से अवरोधिकाएं लैगून और स्पिट निर्मित होते हैं। लैगून कालांतर में दलदल में परिवर्तित हो जाते हैं जो बाद में तटीय मैदान बनाते हैं। इन निक्षेपित स्थलाकृतियों का बना रहना अवसादी पदार्थों की स्थायी एवं लगातार आपूर्ति पर निर्भर करता है। अवसादों के अतिरिक्त तूफान व सुनामी लहरें इनमें अभूतपूर्व परिवर्तन लाती हैं। बड़ी नदियां जो अधिकतर नद्य भाल लाती हैं निचले अवसादी तटों के साथ डेल्टा बनाती हैं। हमारे देश का पश्चिमी तट ऊंचा चट्टानी निवर्तन तट है, ठीक है, और पश्चिमी तट पर अपरदित स्थलाकृतियां बहुतायत में हैं। भारत के पूर्वी तट निचले अवसादी तट हैं। इन तटों पर निक्षेपित स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। इन दोनों तटों की उत्पत्ति व प्रवृत्ति को जानने के लिए भारत भौतिक पर्यावरण पुस्तक पढ़ना होगा। उच्च चट्टानी व निम्न अवसादी तटों की प्रक्रिया व स्थलाकृतियों के संदर्भ में विभिन्न अंतर क्या है। फिर है अपरदित स्थल स्वरूप। उसमें भृगु है, क्लिफ, वेदिकाएं, कंदराएं एवं स्टैक। ऐसे तट जहां अपरदन प्रमुख प्रक्रिया है वहां प्रायः दो मुख्य आकृतियां तरंग घर्षित भृगु व वेदिकाएं पाई जाती हैं। लगभग सभी समुद्र भृगु की ढाल तीव्र होती है जो कुछ मीटर से लेकर 30 मीटर या उससे अधिक हो सकती है। इनकी तलहटी पर एक मंद ढाल वाला या समतल प्लेटफॉर्म होता है जो समुद्री भृगु से प्राप्त सैल मलबे से ढका होता है। अगर ये प्लेटफॉर्म तरंग की औसत ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं तो इन्हें तरंग घर्षित वेदिकाएं कहते हैं। भृगु की कठोर चट्टान के विरुद्ध जब तरंगें टकराती हैं तो भृगु के आधार पर रिक्त स्थान बनती है और इससे गहराई तक खोखला कर देती हैं जिससे समुद्री कंदराएं बनती हैं। कंदराएं मतलब गुफाएं। इन कंदराओं की छत ध्वस्त होने से समुद्री भृगु स्थल की ओर हटते हैं। भृगु के निवर्तन से चट्टानों के कुछ अवशेष तटों पर अलग थलग छूट जाते हैं और ऐसी अलग थलग प्रतिरोधी चट्टानों को जब कभी भृगु का भाग थे समुद्री स्टैक कहलाते थे। अन्य स्थल स्वरूपों की भांति समुद्री स्टैक भी अस्थायी आकृतियां हैं जो तरंग अपरदन द्वारा समुद्री पहाड़ियों और भृगु की भांति धीरे धीरे तंग समुद्री मैदानों में परिवर्तित हो जाती है और स्थल से प्रवाहित जलोढ़ से अनाच्छादित रेत व सिंगल चौड़े पुलिन में परिवर्तित हो जाते हैं। निक्षेपित स्थल स्वरूप पुलिन और टिब्बे। तटों के प्रमुख विशेषता पुलिन की उपस्थिति है। यद्यपि ऊबड़ खाबड़ तटों पर भी ये टुकड़े पाए जाते हैं। वे अवसाद जिनमें पुलिन निर्मित होते हैं अधिकतर थल से नदियों और सरिताओं द्वारा अथवा तरंगों के अपरदन द्वारा बहा कर लाए गए पदार्थ होते हैं। पुलिन अस्थायी स्थलाकृतियां हैं। कुछ रेत किसी और मौसम में स्थूल कंकड़ पत्थरों की तंग पट्टी में परिवर्तन हो जाते हैं। अधिकतर पुलिन रेत के आकार के छोटे कड़ों से बने होते हैं और सिंगल पुलिन में अत्यधिक छोटी गुफाएं और गोलास्मिकाएं होती हैं। पुलिन के ठीक पीछे पुलिन तल से उठाई गई रेत टिब्बे के रूप में निक्षेपित होती हैं। तटरेखा के समानांतर लंबाई में कटकों के रूप में बने रेत टिब्बे निम्न तलहटी क्षेत्रों तटों पर अक्सर देखे जा सकते हैं। अब है रोध बैरियर्स या फिर स्पिट। समुद्र अपतट पर तट के समानांतर पाई जाने वाली रेत और सिंगल के कटक अपतट समानांतर पाई जाने वाली रेत व सिंगल की कटक को अपतट रोधित कहलाते हैं। ऐसी अपतटीय रोधिका जो रेत के अधिक निक्षेपण से ऊपर दिखाई पड़ती है उसे रोध रोधिका कहते हैं।
अपतटीय रोध व रोधिकाएं प्रायः या तो खाड़ी के प्रवेश पर या नदियों के मुहाने के सम्मुख बनती हैं। कई बार इन रोधिकाओं का एक सिरा खाड़ी से जुड़ा होता है तो इन्हें स्पिट कहा जाता है। शीर्ष स्थल से एक सिरा जुड़ने पर स्पिट विकसित होता है। रोधिकाएं रोध व स्पिट धीरे धीरे खाड़ी के मुख पर बहते रहते हैं, जिससे खाड़ी का समुद्र में खुलने वाला द्वार तंग हो जाता है तथा कालांतर में खाड़ी एक लैगून में परिवर्तित हो जाता है। लैगून मतलब झील, जो समुद्रों द्वारा किनारों पर बना गया झील होता है। लैगून भी धीरे धीरे स्थल से लाए गए तलछटों से या पुलिन से वायु द्वारा लाए गए तलछट से लैगून के स्थान पर एक चौड़े व विस्तृत तटीय मैदान में विकास हो जाता है। उपग्रहीय चित्र गोदावरी नदी डेल्टा का स्पिट। क्या आप जानते हैं कि समुद्र के अपतट पर बनी रोधिकाएं तूफान व सुनामी लहरों के आक्रमण के समय सबसे पहले बचाव करती हैं, क्योंकि ये रोधिकाएं इनकी प्रबलता को कम कर देती हैं। इसके बाद रोध, पुलिन स्तूप, मैंग्रोव हैं जो इनकी प्रबलता को झेलते हैं। अतः अगर हम तटों के किनारे पर पाए जाने वाले मैंग्रोव और तलछट से छेड़छाड़ करते हैं तो तटीय स्थलाकृतियां अपरदित हो जाएंगी और मानव तथा मानवीय बस्तियों को तूफान व सुनामी लहरों से सीधे और प्रथम प्रहार झेलने होंगे। पवने, विंड्स, ये भी अपरदन का एक कारक है। अपरदन का कारक उष्ण मरुस्थलों के दो प्रभावशाली अनाच्छादनात्मकता कारकों में पवन एक महत्वपूर्ण अपरदन का कारक है। मरुस्थलीय धरातल शीघ्र गर्म और शीघ्र ठंडे हो जाते हैं। उष्ण धरातलों के ठीक ऊपर वायु गर्म हो जाते हैं, जिससे हल्की वायु हवा प्रक्षुब्धता के साथ ऊर्ध्वाधर गति करती है और इसके मार्ग में कोई रुकावट आने पर भंवर वातावृत बनाते हैं, ठीक है, और तथा अनुवात व उत्वात प्रवाह उत्पन्न होते हैं। पवनें मरुस्थलीय धरातल के साथ साथ भी तीव्र गति से चलती हैं और उनके मार्ग में रुकावटें पवनों में विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। निसंदेह तूफानी पवन अधिक विनाशकारी होती है। पवन अपवहन घर्षण द्वारा अधिक अपरदन करती हैं और अपवहन में पवन धरातल से चट्टानों के छोटे कण व धूल उठाती हैं। वायु की परिवहन की प्रक्रिया में रेत व बजरी आदि औजारों की तरह धरातलीय चट्टानों पर चोट पहुंचाकर घर्षण करती हैं। जब वायु में उपस्थित रेत के कण चट्टानों के तल से टकराती हैं तो इनका प्रभाव पवन के संवेग पर निर्भर करता है। यह प्रक्रिया बालू घर्षण, स्टैंड ब्लास्टिंग जैसी है और मरुस्थलों में पवनें कई रोचक अपरदनात्मक एवं निक्षेपात्मक स्वरूप बनाती हैं। वास्तव में मरुस्थल में अधिकतर स्थलाकृतियों का निर्माण बृहद क्षरण व प्रवाहित जल की चादर बाढ़ से हुई है, सीड फ्लड। यद्यपि मरुस्थलों में वर्षा बहुत कम होती है, लेकिन यह अल्प समय में मूसलाधार वर्षा के रूप में होती है। मरुस्थलीय चट्टानें अत्यधिक वनस्पति विहीन होने के कारण तथा दैनिक तापांतर के कारण यांत्रिक और रासायनिक अपक्षय से अधिक प्रभावित होती है। अतः इनका शीघ्र क्षय होता है और वेग प्रवाह इस अपक्षय जनित मलबे को आसानी से बहा ले जाते हैं। अर्थात मरुस्थलों में अपक्षय जनित मलबा केवल पवन द्वारा ही नहीं वरन वर्षा और वृष्टि धोवन से भी प्रभावित होते हैं। पवन केवल महीन मलबे का अपवहन कर सकती है और बृहद अपरदन मुख्यतः परत बाढ़ व वृष्टि धोवन से संपन्न होता है। मरुस्थलों में नदियां चौड़ी, अनियमित तथा वर्षा के बाद अल्प समय तक प्रवाहित होती हैं। अपरदनात्मक स्थल स्वरूप विंड के द्वारा बनते हैं तो सबसे पहले पेडिमेंट और पदस्थली। मरुस्थलों में भूदृश्य का विकास मुख्यतः पेडिमेंट का निर्माण और उसका ही विकसित रूप है। पर्वतों के पाद पर मलबे रहित अथवा मलबे सहित मंद ढाल वाले चट्टानी तल पेडिमेंट कहलाते हैं। पेडिमेंट का निर्माण पर्वतीय अग्रभाग के अपरदन मुख्यतः सरिता के क्षैतिज अपरदन व चादर बाढ़ दोनों के संयुक्त अपरदन से होता है।
अपरदन भू सहित में के तीव्र ढाल वाले कोर के साथ साथ प्रारंभ होता है और विवर्तनिकी द्वारा नियंत्रित कटावों के तीव्र ढाल वाले पार्श्व पर अपरदन प्रारंभ होता है। जब एक बार एक तीव्र मंद ढाल के साथ पेडिमेंट का निर्माण हो जाता है, इसके पीछे एक भृगु या मुक्त पार्श्व होता है, तो कटाव के कारण मंद ढाल और मुक्त पार्श्व पीछे हटने लगते हैं। अपरदन की इस पद्धति को पृष्ठ क्षरण या फिर बैक वेस्टिंग के द्वारा की गई ढाल के समानांतर निवर्तन पीछे हटना क्रिया कहते हैं। अतः समानांतर ढाल निवर्तन द्वारा पर्वतों के अग्रभाग को अपरदित करते हुए पेडिमेंट आगे बढ़ते हैं तथा पर्वत घिसते हुए पीछे हटते हैं और धीरे धीरे पर्वतों का अपरदन हो जाता है और केवल इंसेलबर्ग निर्मित होते हैं, जो कि पर्वतों के अवशिष्ट रूप हैं। इस प्रकार मरुस्थलीय प्रदेशों में एक उच्च धरातल आकृति विहीन मैदान में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे पेडी प्लेन या फिर पथस्थली कहते हैं। फिर है प्लाया। मरुभूमियों में मैदान प्लेन्स प्रमुख स्थल स्वरूप हैं। पर्वतों के और पहाड़ियों से घिसे बेसिनों में अपवाह मुख्यतः बेसिन के मध्य होता है तथा बेसिन के किनारे से लगातार लाए हुए अवसाद जमाव के कारण बेसिन के मध्य लगभग समतल मैदान की रचना होती है। पर्याप्त जल उपलब्ध होने पर यह मैदान उथले जल क्षेत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार उथली जल झीलें ही प्लाया कहलाती हैं। प्लाया में वाष्पीकरण के कारण जल अल्प समय के लिए ही रहता है और अक्सर प्लाया में लवणों की समृद्ध निक्षेप पाए जाते हैं। ऐसे प्लाया मैदान जो लवणों से भरे हों उन्हें कल्लर भूमि या फिर क्षारीय क्षेत्र कहते हैं। फिर है अपवाहन गर्त अर्थात डिफ्लेशन हॉलोज और गुहा केव। पवनों के एक ही दिशा में स्थायी प्रवाह से चट्टानों के अपक्षय जनित पदार्थ या असंगठित मिट्टी का अपवाहन होता है। इस प्रक्रिया में उथले गर्त बनते हैं, जिनसे अपवाहन गर्त कहते हैं। अपवाहन प्रक्रिया से चट्टानी धरातल पर छोटे गड्ढे व गुहिकाएं बनती हैं और तीव्र वेग पवन के साथ उड़ने वाले धूल कण अपघर्षण से चट्टानी तल पर पहले उथले गर्त, जिन्हें वात गर्त कहते हैं, बनते हैं और इनमें से कुछ वातगर्त गहरे और विस्तृत हो जाते हैं, जिन्हें गुहा या केव्स कहते हैं। फिर है छत्रप अर्थात मशरूम, टेबल और पीठिका शैल। मरुस्थलों में अधिकतर चट्टानें पवन अपवाहन व अपघर्षण के द्वारा शीघ्रता से कट जाती हैं और कुछ प्रतिरोधी चट्टानों के घिसे हुए अवशेष, जिनके आधार पतले व ऊपरी भाग विस्तृत और गोल टोपी के आकार का होता है, छत्रप के आकार में पाए जाते हैं। कभी कभी प्रतिरोधी चट्टानों का ऊपरी हिस्सा मेज की भांति विस्तृत होता है और अधिकतर ऐसे अवशेष पीठिका की भांति खड़े होते हैं। बाढ़ चादर व पवन द्वारा बनाए गए अपतनात्मक स्थल स्वरूपों को वर्णित करें। निक्षेपित स्थल स्वरूप। पवन एक छटाई करने वाला कारक है, अर्थात पवन द्वारा बारीक रेत की परिवहन अधिक ऊंचाई और अधिक दूरी तक होता रहता है और पवनों के वेग के अनुरूप मोटे आकार के कण धरातल के साथ घर्षण करते हुए चले आते हैं और अपने टकराने से अन्य कणों को ढीला कर देते हैं, जिसे साल्टेशन कहते हैं। हवा में लटकते महीन कण अपेक्षाकृत अधिक दूरी तक उड़ा कर ले जाते हैं और चूंकि पवन द्वारा कणों का परिवहन उनके आकार और भार के अनुरूप होता है, अतः पवनों की परिवहन प्रक्रिया में ही पदार्थों की छटाई का काम होता है। जब पवन की गति घट जाती है या लगभग रुक जाती है तो कणों के आकार के आधार पर निक्षेपण प्रक्रिया आरंभ होती है। अतः पवन के निक्षेपित स्थल स्वरूपों में कणों की महीनता भी देखी जा सकती है। रेत की आपूर्ति और अस्थायी पवन दिशा के आधार पर शुष्क क्षेत्रों में पवन निक्षेपित स्थल स्वरूप विकसित होते हैं। उसमें है पहला बालू टिब्बे, सैंड डन्स। उष्ण शुष्क मरुस्थल बालू टिब्बों के निर्माण में उपयुक्त स्थान है। इसके निर्माण के लिए अवरोध का होना भी अत्यंत आवश्यक है। बालू टिब्बे विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो ये हैं
उनके प्रकार। नवचंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली होती हैं बरखान कहलाते हैं। बरखान जहाँ रेतीले धरातल पर आंशिक रूप से वनस्पति पाई जाती है वहाँ परवलयिक बालुका टिब्बों का निर्माण होता है, अर्थात अगर पवनों की दिशा स्थायी रहे तो परवलयिक बालू टिब्बे बरखान से भिन्न आकृति वाले होते हैं। सीफ बरखान की ही भांति होते हैं। सीफ बालू टिब्बों में केवल एक ही भुजा होती है। ये सीफ हुआ, ये बरखान हुआ। ऐसा पवनों की दिशा में बदलाव के कारण होता है और सीफ की यह भुजा ऊंची व अधिक लंबाई में विकसित हो सकती है जब रेत की आपूर्ति कम या पवनों की दिशा स्थायी रहे तो अनुदैर्ध्य टिब्बे बनते हैं। ये अत्यधिक लंबाई और कम ऊंचाई के लंबायमान कटक प्रतीत होते हैं। अनुप्रस्थ टिब्बे प्रचलित पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं। अनुप्रस्थ, ठीक है, ये अनुदैर्ध्य समकोण पर बनते हैं। इन टिब्बों के निर्माण में पवनों की दिशा निश्चित और रेत की स्रोत पवनों की दिशा में समकोण पर हों। ये अधिक लंबे और कम ऊंचाई वाले होते हैं। जब रेत की आपूर्ति अधिक होती है तो अधिकतर नियमित बालू टिब्बे एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं और उनका वास्तविक आकृति और वह अनोखी विशेषताएं नहीं रहती। मरुस्थलों में अधिकतर टिब्बों का स्थानांतरण होता रहता है और इनमें से कुछ विशेषकर मानव बस्तियों के निकट स्थित हो जाती हैं। यह है पैराबोलिक, जब बहुत ज़्यादा मुड़ जाता है। इसी के साथ चैप्टर ख़त्म हुआ।